मेल होता है। बस इतना फ़र्क है समास और संधि में। संधि में होता है अक्षरों का मेल। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है द्वंद्व समास। फिर एक होता है द्विगु समास, द्विगु समास है ना, हाँ जी बिल्कुल, द्विगु समास। चौथा होता है कर्मधारय, कर्मधारय समास है ना। पांचवा होता है तत्पुरुष समास और छठवां होता है बहुब्रीहि समास। ब्रीहि समास। इस तरह से ये 6 प्रकार इसके होते हैं। अच्छा, हम 1 बाई 1 बताएंगे। फंडामेंटल प्लस सॉर्टिक, जो अपना पीछे संधि वाले में चला है उसी तरह से। तो अच्छा, इतना कम भी नहीं बताएंगे कि आपको फंडामेंटल क्लियर ना हो, और इतना ज़्यादा भी नहीं बताएंगे कि आपके फंडामेंटल ही क्लियर हो और आपके एग्जाम में दिक्कत आए, है ना। जितना आवश्यक आपके लिए होगा वो आपको बता दिया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं आपको, है ना। तो नंबर 1 पे अव्ययी भाव ले लेते हैं, भाव समास। देखिए, अव्ययी का क्या मतलब होता है? जो खर्च ना हो, ठीक है। अव्ययी का क्या मतलब होता है? जो खर्च ना हो। और खर्च ना हो का मतलब होता है जिससे खर्च ना किया जा सके। ऐसी दो चीज होती हैं, एक तो होता है उपसर्ग और एक होता है निपात। निपात आपको थोड़ा सा नया शब्द मुझे लग रहा होगा, है ना। उपसर्ग तो आप जानते ही हैं, किसी भी शब्द के आगे कोई शब्द लग जाए उसको आप क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब भाव का क्या मतलब होता है? भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना या पाया जाना। उत्पन्न होना या पाया जाना। तो जहां ये दो चीज पाई जाए, निपात और उपसर्ग। निपात एक्चुअल में क्या होता है? निपात होता है किसी शब्द पर जोर देने के लिए उसमें जोड़ा गया शब्द, वह शब्द जो जोड़े गए शब्द पर जोर दे। जिस शब्द में जो जोड़ा जाए उस पर जोर दे, ऐसे शब्द को आप कहते हैं निपात। मैं कुछ उदाहरण आपके लिए देखिए, उपसर्ग के उदाहरण कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। जैसे मैंने लिखा आ प्लस आ उपसर्ग हो गया, आ जन्म, मतलब पूरे जन्म, आ जन्म, बस आ जन्म, ऐसे जुड़ जाएगा ये। प्रतिदिन, प्रति क्या है? उपसर्ग है और दिन के साथ ये जुड़ गया। अच्छा, इसमें जो प्रधान पद होता है वो यही होता है, यही इसके साथ जुड़ रहा है, यही बता रहा है कि प्रतिदिन। दिन तो गॉड है, लेकिन इसने क्या बताया? प्रतिदिन। हम कहते हैं 2 दिन। आ जन्म, तो ये पहला वाला शब्द इसकी प्रधान है इसमें, ठीक है ना। पहला पद प्रधान होता है, ठीक। अच्छा, अब निपात में 1-2 और इसमें ले सकते हैं, प्रतिदिन, ठीक है, इस तरह से। और निपात का क्या मतलब होता है? जो जोड़ दे। निपात के कुछ शब्द लेते हैं, निपात के शब्द यहाँ लेता हूँ मैं। निपात के कि देखिए, मैंने लिखा भर प्लस पेट, तो भर ने किस पे जोड़ दिया? पेट पे, मतलब भर पेट। ये उपसर्ग तो नहीं है, लेकिन इसने इसके ऊपर जोड़ दे दिया, भैया ये पेट आपका भरा हुआ है। यथाशक्ति, जितनी शक्ति हो, यथा प्लस शक्ति, शक्ति पे किसने जोड़ दे दिया? यथा, जितनी शक्ति हो भाई, यथा शक्ति। ये भी क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। इत्य सिद्धम, यह सिद्ध हो गया। इतने क्या बताया? लो जी, यह हमारा सिद्ध हो गया। लिखते हैं ना, जैसे निर्णय प्रमेय मैथमेटिक्स में थ्योरम वगैरह सिद्ध करते हैं, क्या लिखते हैं? इत्य सिद्धम, हिंदी में लिखा करते थे, आजकल इंग्लिश का जमाना है। इत्य सिद्धम, इतने किस पे जोड़ दे दिया? सिद्धम पर। लो जी, यह सिद्ध हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरह से ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे निपात, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द आएंगे वो हमारे क्या किस में आएंगे? अव्ययी भाव समास में। अब मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, जरा आप उन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। और एक नेक्स्ट पेज जोड़ना पड़ेगा।
ठीक है। अब आगे की बात, पॉइंट मैंने बनाए इसमें। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि अव्ययी भाव में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद हमेशा या तो उपसर्ग होगा या निपात होगा। प्रथम पद जो होता है वो कैसा होता है, प्रधान होता है, वह उपसर्ग या क्या हो सकता है, निपात। ठीक, जैसे अभी ऊपर के दोनों एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसमें पद का लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना, पता नहीं चलता। फिर क्या पता चला, आपने लिखा यथाशक्त, अब क्या है, स्त्री भरपेट, स्त्री से कोई लिंग का पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, तो इसमें लिंग का कोई निर्धारण नहीं होता। ठीक है, वो भी अव्ययी भाव में होते हैं। अच्छा, तीसरी बात क्या होती है कि योजक चिन्ह के बिना आवृत्ति हो। आवृत्ति का मतलब एक के बाद एक ही शब्द एक दूसरी बार आ जाना, उसको आवृत्ति कहते हैं। योजक चिन्ह कहते हैं डैश, जैसे मैं लिखूं, पहले आपको एक उदाहरण दे दूं, जैसे मैंने लिखा दिन रात। ठीक, तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है ना, जब किसी शब्द के बीच में ये वाला चिन्ह आ जाता है तो क्या कहते हैं, इसको योजक चिन्ह, है ना। इसमें ऐसे भी लिख सकते थे हम, रात रात या दिन दिन, रात रात, यहाँ भी योजक चिन्ह है। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति में योजक चिन्ह नहीं होता। ठीक है, क्या होती है, योजक चिन्ह, आवृत्ति तो होती है, शब्द की आवृत्ति योजक चिन्ह के साथ नहीं होती, मतलब योजक चिन्ह के बिना आवृत्ति होती है। शब्द की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के होती है। बात समझ आ गई। अब ये तो इसके उदाहरण नहीं हुए, है ना, क्योंकि इसमें तो योजक चिन्ह है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जैसे इसमें अगर रातों रात आएगा, वो रात रात आएगा, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, रातों रात। तो देखिए, रात की पुनरावृत्ति तो हो गई, है ना, रात की पुनरावृत्ति तो हो गई, लेकिन योजक चिन्ह नहीं आया, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दिनों दिन, कहते हैं ना, वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन, रातों रात, दिनों दिन, इस तरह के शब्द, बातों बातों में, कानों कान, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, है ना, कानों कान, इस तरह के शब्द योजक चिन्ह के बिना आवृत्ति अगर हो रही है तो आपका किसमें चला जाएगा, अव्ययी भाव समास में आपका चला जाएगा। ठीक है, कभी कभी अपवाद स्वरूप योजक चिन्ह आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं, निपात में या उसमें सॉरी जो उपसर्ग होते हैं कभी कभी, ठीक है ना, लेकिन इस तरह के पुनरावृत्ति में नहीं आते। योजक चिन्ह, ये भी पॉइंट में बना दूं, योजक चिन्ह कभी कभी किसमें, उपसर्ग या निपात में आ जाते हैं, तब भी वो अव्ययी भाव समास रहेगा, क्योंकि वहाँ पुनरावृत्ति नहीं हो रही होगी। ठीक, वहाँ क्या नहीं हो रही होगी, पुनरावृत्ति नहीं हो रही होगी। ठीक है, पुनरावृत्ति में अगर योजक चिन्ह आ रहा है तो फिर वो द्वंद्व समास हो जाता है, कहने का मतलब अव्ययी भाव समास नहीं रहता। क्लियर, सॉरी, ये बात हुई हमारी अव्ययी भाव समास की। अब चलते हैं द्वंद्व समास की तरफ। कहाँ चलते हैं, द्वंद्व समास की तरफ। ठीक, अब हम चलते हैं अगले वाला समास, द्वंद्व समास। इसको मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ। अब मैंने लिखा द्वंद्व। अच्छा, द्वंद्व का, द्वंद्व ऐसा होता है,
समास। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? एक तो होता है विरोध, है ना, प्रतियोगिता, स्पर्धा, है, प्रतिद्वंद्वता, इस तरह से। तो एक पॉइंट तो आप इसी को बना लो द्वंद्व समास का। पहला पॉइंट क्या बन जाएगा? प्रतिद्वंदी या प्रतिद्वंद्वता, ठीक, या प्रतिस्पर्धा। वाले शब्द, प्रतिद्वंद्वता, प्रतिस्पर्धा वाले शब्द। जैसे मैं कहूँ राम रावण, देखिए इसमें मैं अभी ऊपर बता रहा था, इसमें योजक चिन्ह जरूर होगा। राम रावण दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, ठीक है ना। कर्ण अर्जुन, कर्ण अर्जुन, ठीक है। कृष्ण कंस, कंस, इस तरह के शब्द अगर आते हैं इसलिए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, है ना। कोई पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी भी हो सकता है, ठीक, इस तरह से। अच्छा, दूसरा क्या होता है? विलोम शब्द। एक दूसरे के विलोम शब्द आए और योजक चिन्ह हो। इसमें क्या होता है? योजक चिन्ह होता है इसमें, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, सॉरी ये डैश वाला। जैसे, अच्छा दूसरी बात होती है इसमें विलोम शब्द, मतलब एक दूसरे के उल्टे शब्द भी आते हैं, विलोम शब्द भी आते हैं। विलोम शब्द हों, विलोम शब्द का मतलब एक दूसरे के अपोजिट शब्द। जैसे मैं लिख दूं रात कौमा दिन, तो किस में आ जाएगा ये? द्वंद्व समास में जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे सुख दुख, अमीर गरीब, लाभ हानि, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, बड़ा डैश छोटा, ये सब क्या है? एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। किस में आएंगे? योजक चिन्ह इसमें लगाया हुआ है, द्वंद्व समास के साथ आएंगे, ठीक। अच्छा, और भी अन्य जैसे माता पिता, है ना, भाई बहन, अपोजिट नहीं है एक दूसरे के, है ना। राम लखन, जोड़े जो एक दूसरे के साथ बनाए जाते हैं, राम लखन, योजक जोड़े कहेंगे, ये योजक में है, जोड़े इनमें बनाए जाते हैं। चौथी बात देखो, पुनरावृत्ति हो, ठीक है, लेकिन योजक चिन्ह के साथ। पुनरावृत्ति योजक चिन्ह के साथ, योजक चिन्ह के साथ। तो फिर क्या होगा? जैसे अभी हमने दिनों दिन लिखा था, अगर हम इसको लिखते दिन दिन, क्या हो जाता? द्वंद्व समास। रात डैश रात, रात रात भर जागता रहा, इस तरह से शब्द। इसके अलावा अर्ध पुनरावृत्ति, अर्ध पुनरावृत्ति जानते हो ना, राम बाम, जैसे हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्ध पुनरावृत्ति। क्या बोलते हैं? अर्ध पुनरावृत्ति। अर्ध पुनरावृत्ति कौन से शब्द होते हैं? जैसे किसी के साथ बस ऐसे ही बोल दिया, फल वल, फल वल बोल देते ना भाई, फल वल ले आना, ठीक है ना। ये किस में आएगा? ये इसी में आएगा। चाय वाय, ऐसे बोलते हो, चाय डैश लगा के, अरे भाई चाय वाय बना लो, इस तरह के ये शब्द होते हैं। कहाँ लगाएंगे आप? यहाँ पे, ठीक है। कंकड़ बंकड़, रोटी बोटी, साम बाम, जनरली भाषा में बोले जाते हैं। ये क्या होते हैं सब? कौन सा समास होता है? सब द्वंद्व समास होता है, योजक चिन्ह के साथ आते हैं, ठीक। आगे बढ़े, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, संबंध, इसके अलावा संबंध जो आपसी होते हैं, जैसे कोई जोड़ा ऐसा हो जिसमें योजक चिन्ह की जरूरत नहीं है, संबंध हो उसमें, ठीक है ना। योजक चिन्ह एक बार हो ना हो, जैसे मैं अगर ऐसे लिख दूं लव कुश, ठीक, तो ये एक दूसरे का जोड़ा है, एक दूसरे से संबंध है, दो भाई हैं, है ना, ये भी द्वंद्व समास होंगे। और मैं ऐसे लिखूं राम लखन, तो ये तो मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, ये तो 100% है ही। लेकिन अगर ऐसे भी लिख दिया तब भी ये क्या होगा? द्वंद्व समास ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा काम हो गया द्वंद्व समास का। मुझे लग रहा है आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। इसके बाद मैं लेता हूँ द्विग समास। क्या लेता हूँ? नंबर 3 पे
द्विग समास। देखो मैं 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करूंगा, पहली वीडियो में ये 3 और अगली वीडियो में दूसरे 3। द्विग समास संख्यावाचक होता है। इसमें क्या होता है, पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है, तो संख्या बताता है। वाची का मतलब होता है बताना, संख्यावाची होता है। जैसे 2 राह है, कितनी राह हो गई, 2 राह। और पंचवटी, कितने बट हैं वहाँ, 5 ना, है ना। चतुर्भुज, त्रिकोण, ऐसे ये शब्द क्या होंगे, ये सब होंगे जिनका पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, तो ये सब द्विग समास होंगे। ठीक है। चारपाई, बहुत सारे हैं, 4 पहला शब्द जैसे ही आपको संख्यावाचक दिखाई दे आप इसको इसमें डाल दीजिए। अष्टाध्यायी, अष्टावक्र, पंचामृत, त्रिमूर्त, त्रिभुज, त्रिकोण, चतुर्भुज, चौराहा, ये शब्द क्या होंगे, सब ये आएंगे द्विग समास में। अब बचे बाकी 3, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है।